हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है ना। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, ध्यान रहे। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। नाम सुना हुआ है? वैद्युतिकी में इस डिवाइस का काफ़ी यूज है भाई, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, सुना हुआ है ना? चलो, सुना है नहीं सुना है कोई बात नहीं अब सुन लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? सबसे पहले थोड़ा सी समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी विद्युत धारा परिपथ में वोल्टेज को अप डाउन करने का काम आता है। और वोल्टेज अप डाउन होता है तो उसके साथ साथ करंट भी अप डाउन होता है उसी अनुपात। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है कि एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक या विद्युत परिपथ में वोल्टेज को अप डाउन करने का काम आता है। वोल्टेज परिवर्तित करने के, सिर्फ इतना समझो, वोल्टेज परिवर्तित करने के काम आता है। ये ध्यान रहे, क्या परिवर्तित करना है आपको? वोल्टेज परिवर्तित करना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब वोल्टेज परिवर्तित करना है यानी कम करना या ज्यादा करना, अब कौन कम करेगा कौन ज्यादा करेगा, तो यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हो। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला, जो वोल्टेज को घटाएगा या पहले बढ़ाएगा, जो भी लेना आपको। पहला होता है जो उच्च वोल्टता की, उच्च वोल्टता या उच्च वोल्टेज एक ही बात है। उच्च वोल्टता होगी तो धारा निर्बल होगी भाई। उच्च वोल्टता की निर्मल धारा को निर्बल वोल्टता की या निम्न वोल्टता की एक ही बात है, निर्बल वोल्टता की उच्च धारा में बदल देता है या परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। पहला ये हुआ। और दूसरा हुआ दूसरे प्रकार का, जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को, निम्न वोल्टता की, ठीक इसका उल्टा है, उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न धारा में बदलता है। उच्च वोल्टता की निम्न धारा में, यानी देखो, उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टता में बदल रहा है, यानी कि वोल्टेज को डाउन कर रहा है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? वोल्टेज को। और ये निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता में बदल रहा है, यानी कि वोल्टेज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये वोल्टेज को अप कर रहा है। वोल्टेज, वोल्टेज को जो डाउन करेगा उसको बोलते हैं भाई, इस वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। आसान है, बात समझ में आ गई? आसानी से आ गई बात समझ? इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ध्यान दे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये हुआ स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आपको मैंने दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए।
एक क्या करेगा, उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निर्बल वोल्टता की उच्च धारा में बदल देगा, यानी ये धारा को बढ़ाएगा, ठीक है ना, लेकिन वोल्टेज को उसी अनुपात में क्या करेगा, कम करेगा। कैसे करेगा ये आगे हम थ्योरी में बताएंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में बदलता है, यानी कि इसमें वोल्टेज अप होता है लेकिन धारा उसी अनुपात में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक, तो पहले वाले को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरे वाले को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, स्टेप डाउन का मतलब होता है घटाना। अब आपको ये समझना है कि याद कैसे रखोगे। याद रखने का आसान तरीका है कि जो वोल्टेज बढ़ाता है वो स्टेप अप हो गया, जो वोल्टेज घटाता है वो स्टेप डाउन हो गया। आसान है, आई बात समझ में, ठीक है। और एक और चीज आपको जो याद रखनी है कि ये जो ट्रांसफार्मर है भाई कैन बी यूज्ड ओनली इन एसी सर्किट। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में काम कर रहा है। एसी सर्किट या एसी करंट में काम करेगा और डीसी में नहीं। डीसी के लिए ये काम नहीं करेगा भाई। सिर्फ किस में काम करेगा, एसी। आई बात समझ में। ये तो मोटा मोटा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर किस काम आता है ये। अब बात आती है कि ये बना कैसे होता है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसकी रचना समझो। इसकी रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इसको। होता क्या है कि आपने इससे पहले भंवर धाराएं पढ़ी। अगर हम किसी टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके पूरे आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक लोहे की क्रॉड पे बनता है। क्रॉड का मतलब जिसके ऊपर तांबे की कुंडलियां लपेटी जाती है उसको बोलते हैं क्रॉड। ठीक, तो होता है क्या, उस भंवर धाराओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि लोहे का एक चौकोर या आप चाहो तो गोलाकार भी ले सकते हैं भाई। एक लोहे का क्रॉड लेते हैं ऐसा, ये लोहे का क्या है, क्रॉड है। और इसमें हम क्या करते हैं कि लोहे की कई पत्तियां लगाते हैं, एक टुकड़ा नहीं लगाते बल्कि लोहे की कई सारी पत्तियां लगाते हैं, लैमिनेटेड पत्तियां। पत्तियां नहीं, ये पत्तियां हैं, लोहे की कई सारी पत्तियां हम इसमें लगाते हैं, एक के ऊपर एक रख के। एक पत्ती पत्ती से पत्ती बनाई, उसको लेमिनेट किया। लेमिनेट का मतलब है उस पर एक ऐसी पॉलिश करनी है जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में तो रहे, फिजिकली रहे, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से क्या हो जाए, उनके बीच कोई धारा प्रवाह ना हो, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ का इस जो लोहे की पत्तियां हैं पतली पतली उन पर विद्युत रोधी पदार्थ का लेप कर देना है, ठीक है ना। तो ये लेमिनेटेड पत्तियां हैं, एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और इनमें से इसी के ऊपर दो कुंडलियां लपेटी जाती है भाई। इसी के ऊपर ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे अंतर समझ में आएगा। इसके ऊपर दो कुंडलियां लपेटते हैं। एक कुंडली ये लपेटी, ये मोटे तारों की कम फेरे वाली कुंडली है। और जो दूसरी कुंडली लपेटते हैं वो जो है, ये जो दूसरी कुंडली लपेटी ये पतले तारों की अधिक फेरों वाली कुंडली है भाई। तो दो प्रकार की कुंडलियां हैं, एक में तार मोटा है और एक में तार क्या है, पतला है। जो मोटा तार वाली कुंडली है उसमें फेरे भी कम लेने हैं, तार भी मोटा है और फेरे भी क्या होंगे, कम होंगे, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, ध्यान रहे। और जो पतला तार वाली कुंडली है तो इसमें फेरे भी ज्यादा हैं और तार भी क्या है, पतला है, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उससे उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दो प्रकार की, एक आपको मैंने क्या बताया कि नर्म लोहे की कुछ पतली पतली प्लेटें लेनी है, आप उसको चौकोर आकार में लो या फिर आप उसको गोलाकार आकार में लो,
उसके बाद क्या करना है, उनको उन पत्तियों को लैमिनेट करना है, उनके ऊपर ऐसा पदार्थ का लेप लगाना है ताकि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड हो, विद्युत रोधी पदार्थ का लेप करना है। ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देनी वो पत्तियाँ, चिपका देनी या रख देनी। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि दो प्रकार की कुंडलियाँ लेनी, एक में मोटे तार वाली कम फेरों वाली और दूसरा पतले तार की अधिक फेरों वाली, और उसको एक इसी पे दोनों पे ये लपेट देनी, दोनों कुंडलियाँ इसी इसी क्रॉड पे लपेटी जाएंगी। इसको क्रॉड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नर्म लोहे की क्रॉड। और क्रॉड क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी पे दोनों प्रकार की पत्तियां लपेट देनी। एक पत्ती, एक होगी मोटे तारों वाली कम फेरों की कुंडली, दूसरी होगी पतले तारों की अधिक फेरों की कुंडली। और एक कुंडली को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। तो दो प्रकार की कुंडलियां इसमें लपेटनी है। एक को बोलेंगे हम क्या, प्राथमिक कुंडली, इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, और दूसरी को बोलेंगे द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत धारा आपको अपवर्तित करनी है उसको प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं भाई। इससे जो है वो सोर्स जोड़ते हैं, एसी सोर्स, एसी स्रोत या सोर्स जो भी बोलना है, हिंदी में स्रोत बोलेंगे। और इसमें जो है इसमें धारा प्राप्त होगी, वोल्टेज प्राप्त होगा भाई, इसमें भी एसी वोल्टेज प्राप्त होगा, इसमें भी एसी वोल्टेज लगाएंगे, लेकिन उसमें स्टेप अप हो जाएगा या स्टेप डाउन हो जाएगा। ये वाली जो कुंडली हमने दिखाई ये स्टेप अप है भाई, ये क्या है, ऊंचाई कुंडली, स्टेप अप कुंडली। अब आप सिंपली दो प्रकार की कुंडलियां समझ सकते हैं, एक में जिसमें पहली कुंडली मोटे तार की है और दूसरी कुंडली क्या है, इसके बीच में नर्म लोहे की रॉड है, और दूसरी कुंडली पतले तार की है और इसमें खूब सारे फेरे हैं भाई। तो ये हो गया स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये प्राथमिक कुंडली को P लिखेंगे, द्वितीय कुंडली को S लिखेंगे। ठीक है, और एक दूसरी प्रकार की कुंडली होगी, इसमें जो है पतले तारों की कुंडली जो है ये प्राथमिक होगी, इसके बीच में कॉइल होगी, और जो मोटे तार की कुंडली होगी ये द्वितीयक होगी। तो ये स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और ये है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई, आप चाहो तो इसकी बनावट नोट कर सकते हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है, इसको P लिखते हैं, और द्वितीय कुंडली जो है पतले तारों की अधिक फेरों वाली कुंडली होती है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अपचाई ट्रांसफार्मर में ठीक इसका उल्टा होता है जो पतले तारों की अधिक फेरों वाली कुंडली है वो प्राथमिक होती है, और द्वितीय कुंडली जो है कम फेरों वाले मोटे तार की कुंडली होती है। तो ये इसके बनावट आ गई, बात समझ में, प्रश्न समझ में आ गई कि नहीं आई। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एसी स्रोत है भाई, जिस वोल्टेज को आपको अप या डाउन करना है वो हमेशा प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाएगा, और जो वोल्टेज आपको प्राप्त करना है वो हमेशा कहाँ प्राप्त होगा, द्वितीय कुंडली से प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा हो, यानी ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट आउटपुट समझते हो, ये इनपुट है और ये क्या है, ये आउटपुट है। इनपुट का मतलब होता है जब हमारे पास स्रोत से जो स्रोत से बिजली आ रही है उसको इनपुट बोलेंगे। जैसे हमारे पास घरों में, जैसे सपोज के लिए आपको टीवी चलाना है ना, ठीक है ना, तो टीवी के सॉकेट से जो आपके वायर द्वारा आपके टीवी तक जो वोल्टेज आएगा वो इनपुट है। उसके अंदर क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा, और उसके बाद जो आगे के सर्किट में जो बिजली भेजेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा, वो भेजेगा द्वितीय कुंडली, यानी वो आउटपुट होगा, इनपुट और आउटपुट। ये तो ये बनावट आ गई बात समझ में, मिटा दो इसको। बनावट के बाद सबसे मेन चीज है इसकी क्रियाविधि। अब हम इसका ये वर्किंग प्रोसीजर सबसे मेन होता है, किसी भी कोई भी डिवाइस है तो उस डिवाइस का जो वर्किंग प्रोसेस है सबसे मेन रोल प्ले करेगा भाई।
अब क्रियाविधि क्या होती है, काम कैसे करता है, कैसे ये स्टेप डाउन होता है, कैसे ये स्टेप अप करता है, वर्किंग कैसे होती है इसकी। होता क्या है, ध्यान से सुनो कि अगर हमने किसी कुंडली में, आप जानते हैं किसी कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स बंद हो जाता है। कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसके कारण कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है कि एसी करंट में, यानी कि एसी का मतलब आप प्रत्यावर्ती धारा समझोगे, ठीक है ना, एसी धारा में कुंडली में होता क्या है कि कुंडली में आप जानते हैं कि धारा ऐसे बहती है, एसी धारा ऐसी बहती है। ये पहला चक्कर हुआ यहां से लेकर, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक पहला चक्कर हुआ, और यहां से लेकर यहां तक दूसरा चक्कर हुआ, ठीक है ना। तो प्रत्येक चक्कर में धारा विपरीत दिशा में बहती है। एक बार धारा एक दिशा में बहती है, दूसरी बार धारा दूसरी दिशा में। अब धारा परिवर्तन है, इसका मतलब इसमें धारा क्या हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में हमने एसी धारा जोड़ी तो उसमें धारा में लगातार क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। एक चक्कर में धारा एक दिशा में बही, दूसरे चक्कर में धारा उसके विपरीत दिशा में। उससे क्या होता है कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। या आप कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की जगह आप कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप ये कह सकते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक बार धारा एक दिशा में चुंबकीकृत हुई, दोबारा उसके विपरीत दिशा में चुंबकीकृत हुई, तो एसी धारा के कारण कुंडली में, जो प्राथमिक कुंडली में, एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में, आप कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा ये किसमें बदल जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। प्राथमिक कुंडली में जो वैद्युत धारा है वो पहले आधे चक्कर में एक दिशा में, दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, इस प्रकार से कुंडली में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा किसी भी चालक में धारा बहती है, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण आप कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसके रूप में, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। और ये किसमें संचित होगी, ये जो चुंबकीय ऊर्जा है ये चली जाती है क्रोड में, ये क्रोड में संचित हो गया, ठीक है ना। अब इसी क्रोड पे द्वितीय कुंडली लिपटी है, इसी क्रोड पे द्वितीय कुंडली लिपट रखी, जिस क्रोड पे प्राथमिक कुंडली लिपटी है उसी पे द्वितीय कुंडली चिपटी। अब इसका मतलब ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो द्वितीय कुंडली में भी एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ना। इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसमें भी एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस द्वितीय कुंडली में सेम या उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। किस आवृत्ति का, जो कि प्राथमिक कुंडली में है। इस कुंडली में ठीक उतना ही विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जितना कि प्राथमिक कुंडली में आपने अप्लाई किया, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वाली कुंडली में जो चुंबकीय ऊर्जा है, क्रोड में जो चुंबकीय ऊर्जा है वो वापस किसमें, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है। यहाँ तो प्राथमिक कुंडली में जो वैद्युत ऊर्जा थी चुंबकीय ऊर्जा में बदली, यहाँ पे कुंडली की जो चुंबकीय ऊर्जा थी, कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा, वो वापस किसमें बदल गई, वैद्युत ऊर्जा में। तो जिस आवृत्ति का जो एसी स्रोत है, इसका जो ईएमएफ था वही इसमें संचित हो जाता है, वही इसका भी ईएमएफ हो जाता है, किसका, द्वितीय कुंडली का। लेकिन होता क्या है कि वोल्टेज अप हो जाएगा या वोल्टेज डाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी देखो, वर्किंग प्रोसेस समझिए।
कि ध्यान से सुनो, शॉर्ट में समझो कि अगर जब कोई प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में बहती है तो प्रत्येक चक्कर में धारा विपरीत दिशा में बहती है। इस कारण कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली जिसमें हमने की एसी स्रोत लगाया हुआ है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि एक बार एक दिशा में दूसरी बार दूसरी दिशा में। तो चुंबकन और विचुंबकन यानी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो द्वितीय कुंडली है उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसकी आवृत्ति ठीक उतनी होती है जितने की जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी आवृत्ति होती है। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी थ्योरी है। अब होता है क्या है न्यूमेरिकली, इसको कैसे समझेंगे कि आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्राथमिक और, अब प्राथमिक कुंडली को मैं इसके बाद एन लिखूंगा, सॉरी पी लिखूंगा, और द्वितीय कुंडली को एस लिखूंगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः प्राथमिक कुंडली में हम ले लेते हैं भाई कितनी, एनपी, और द्वितीय कुंडली में हम ले लेते हैं एनएस, एन फॉर नंबर, एस फॉर सेकेंडरी, एन फॉर नंबर, पी फॉर प्राइमरी। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है एनपी, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है। अब चूंकि दोनों कुंडली एक ही रॉड से बंधी है तो इनमें जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो भी समान होगा, ठीक है। अब प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी होगा वो भी समान होगा। यदि कुंडलियां आदर्श हो भाई, यदि, अब आदर्श कुंडली का मतलब उसमें कोई धारा क्षय नहीं होना है, कोई फ्लक्स क्षय नहीं होना है, आदर्श हो तो इनमें इनके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इनके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई समान होगा भाई। चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स समान होगा तो फैराडे का पहला नियम बोलता है, और उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी समान होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। तो फैराडे के प्रथम नियम से, द्वितीय नहीं प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम, और आपको एक चीज ध्यान रखना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी आवृत्ति समान होगी भाई, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल समान नहीं होगा, ध्यान के अनुसार प्राइमरी तथा सेकेंडरी कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक को हम लिख देते हैं भाई ईपी और दूसरे को लिख देते हैं ईएस। प्राथमिक वाले को ईपी और सेकेंडरी वाले को ईएसओ। तो ईपी बराबर, ई बराबर क्या होता है भाई, माइनस एन डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो ईपी की जगह एनपी हो जाएगा और ईएस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एन एस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा। इस समीकरण फर्स्ट बना दो, समीकरण नंबर इसको क्या बना दो, सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इनके बीच संबंध निकालना है। तो ई एस बटे ई पी, अगर इस दूसरी समीकरण में पहली समीकरण को भाग दे दो तो ई एस बटे ई पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस बटे एन पी, एन एस बटे एन पी। ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस कट गया, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी दोनों से कट गया, तो ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। आई बात समझ में, ये हो गया भाई। अगर जो कुंडलियां हैं उनका जो प्रतिरोध है भाई वो नगण्य हो, ये मान सकते हैं उपेक्षणीय हो, प्राथमिक कुंडली का विशेषकर, द्वितीय का तो नहीं हो सकता क्योंकि द्वितीय कुंडली में काफी सारे फेरे हैं, उसकी पतली तार है। प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध क्या हो, उपेक्षणीय हो, तो जो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा भाई, ठीक है ना, वो ईपी के बराबर हो जाएगा। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो है वीपी, जो है प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज आएगा वीपी, वो जो है ईपी के बराबर हो जाएगा, और द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज आएगा वो ईएस के बराबर हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। तो अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो मैंने आपको क्या बताया, उसमें ऊर्जा ह्रास नहीं होगा। ऊर्जा ह्रास नहीं होगा तो जो कुंडली के सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो
प्रेरित वोल्टेज हो गया, या प्राथमिक वोल्टता बोलेंगे, और दूसरे वाले को द्वितीयक सिरों के बीच अप्लाइड या द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्राप्त वोल्टेज को। तो ईपी को हम लिख सकते हैं, ईपी हो जाएगा किसके बराबर, वीपी के बराबर, और ईएस हो जाएगा किसके बराबर, वीएस के बराबर। ठीक है ना, ऊर्जा ह्रास नहीं होना चाहिए प्राथमिक कुंडली में, और उसकी जो प्रतिरोध है वो उपेक्षणीय होना चाहिए। तो ईपी बराबर हो जाएगा वीपी के बराबर, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो अप्लाइड वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली में, तो वो उसके सिरों के बीच वोल्टेज के बराबर। ईएस जो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वोल्टेज के बराबर, यानी तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ईएस बटे ईपी बराबर वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे एनपी। इसको चाहो तो समीकरण नंबर सेकंड बना लो, इसको चाहो समीकरण नंबर थर्ड बना दो, और ये बराबर होता है स्मॉल आर के। इसको लिखते हैं स्मॉल, जहां स्मॉल आर एक कांस्टेंट है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। स्मॉल आर क्या है, एक नियतांक है, और स्मॉल आर को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्मॉल आर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या हिंदी में इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, ध्यान में। ऊंचाई वोल्टेज, ऊंचाई ट्रांसफॉर्म होगा, उसके लिए आर का मान जो है एक से बड़ा होगा, और जो अपचाई होगा उसके लिए आर का मान एक से छोटा होगा, ये ध्यान में। बात समझ में आ गई। ईएस बटे ईपी बराबर वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे एनपी बराबर स्मॉल आर को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए आर इज ग्रेटर देन 1, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए ये ध्यान रखना आर विल बी लेस देन 1। देखो कैसे, और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। इसको मिटा दूं मैं इसको, देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन में समझ लो कि आर का मान एक से बड़ा और एक से छोटा क्यों होगा। देखो आपने अभी कहा कि अभी आपने कहा वी एस बट्टे वीपी इज इक्वल टू आर, ये तो हमें इसी वोल्टेज से मतलब है ना, ठीक है। तो अगर आर एक से बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन आर, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो वी एस बट्टे वीपी विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो वी एस विल बी ग्रेटर देन वीपी, वी एस विल बी ग्रेटर देन वीपी, और कितना गुना होगा, आर गुना होगा ना। तो वी एस वीपी से बड़ा है भाई, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज है, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्यादा हो गई ना, तो ये क्या हो गया, स्टेप अप। और अगर वी एस बट्टे वीपी इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, इज लेस देन 1, अगर आर का मान एक से छोटा है, तो वी एस विल बी लेस देन वीपी, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बड़ा हो जाएगा, जो हमें प्राप्त वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वीपी वीएस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जो प्राप्त वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज से क्या हो गई, कम हो गई। तो ये स्टेप डाउन हो गया, नहीं हो गया, स्टेप यानी वोल्टेज घट गई, इस वाले में वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है ना। अब वोल्टेज घटेगी और वोल्टेज बढ़ेगी, ये तो ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, और वोल्टेज और धारा में क्या संबंध होगा, क्या धारा में भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं।
ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी तो कितनी घटेगी, और उस अनुपात में धारा में परिवर्तन कितना हो, ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यदि कुंडली आदर्श हों, यदि हम यहाँ पे कुंडलियों को आदर्श मान रहे हैं, और कुंडलियों को आदर्श मानने का मतलब हमारे पास है कि मैं धारा क्षय नगण्य हो, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन नेग्लिजिबल हो सकता है। अगर कुंडलियां आदर्श है तो इसमें धारा क्षय क्या होगा, नगण्य होगा। तो प्राथमिक कुंडली में जो पावर होगी भाई, आप कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली में शक्ति, ये बराबर हो जाएगी किसके बराबर, द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर। दोनों कुंडलियों में पावर बराबर होगी, क्योंकि पावर लॉस हो ही नहीं रहा है, असल में ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो हमारे पास जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर है उनमें भी धारा क्षय, उनमें भी जो धारा क्षय है वो लगभग 10% तो होता ही होता है। ठीक है, 90% हम बचा ले जाते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में धारा क्षय और शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति आपस में क्या होगी, बराबर होगी। प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी है और वोल्टेज कितने, वीपी। शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू धारा। तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति हो जाएगी वीपी इंटू आईपी बराबर, द्वितीय कुंडली में शक्ति हो जाएगी, उसमें वोल्टेज है वीएस और धारा है कितनी मान लेते हैं हम सपोज के लिए आईएस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आईपी बटे आईएस, इसको इधर ले आओ, आईपी बटे आईएस बराबर वीएस बटे वीपी। आईपी बटे आईएस बराबर वीएस बटे वीपी। ध्यान रहे इसमें वी द्वितीय कुंडली वाला वोल्टेज ऊपर है, प्राथमिक वाला नीचे है। इसमें प्राथमिक वाला ऊपर है, द्वितीयक वाला क्या है, नीचे। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे नहीं हो रहे। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी, आईएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीएस। आप कह सकते हैं आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी एंड आईएस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीएस। यानी कि जिस अनुपात में धारा बढ़ेगी उस अनुपात में वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उस अनुपात में धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो धारा वोल्टेज के अनुपात में वोल्टेज के क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगी, और वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगी, और वोल्टेज घटाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप। उच्च वोल्टता की निर्बल धारा, जिसमें वोल्टेज उच्च होगा उसमें धारा क्या होगी, कम होगी, और जिसमें वोल्टेज कम होगा उसमें धारा क्या होगी, अधिक होगी उस परिपथ में। ठीक, तो आप कह सकते हैं आईपी बटे आईएस बराबर वीएस बटे वीपी। वीएस बटे वीपी किसके बराबर था, याद करो पीछे, ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटे एनपी, और बराबर किसके था, आर के। ये धारा और वोल्टेज के बीच आपसे क्या है भाई, संबंध। ठीक है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल देखो, अगर किसी परिपथ में जो है पावर है, शक्ति जो है किसी परिपथ में जो शक्ति है, प्राथमिक परिपथ में शक्ति या परिपथ में शक्ति जो है, अगर सपोज के लिए यहाँ एक उदाहरण समझो, परिपथ में शक्ति अगर सपोज के लिए 10,000 वाट है भाई, किसी परिपथ में शक्ति 10,000 वाट है, और जो वोल्टेज है वो सपोज के लिए 100 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो धारा कितनी हो जाएगी, परिपथ में धारा हो जाएगी कितनी, शक्ति बटे वोल्टेज। देखो शक्ति गुणा वोल्टेज गुणा गया धारा बराबर शक्ति होती है, तो धारा बराबर हो जाएगी
शक्ति बटे वोल्टेज, तो ये हो जाएगी सीधे सीधे 10,000 बटे 100 यानी कि 100 एम्पियर धारा कितनी होगी भाई, ठीक है ना। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, यदि वोल्टेज, अब हम वोल्टेज को बढ़ा के 100 की जगह पे 1000 वोल्ट कर दें, वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा हो जाएगी 10,000 बटे 1000 यानी कि सिर्फ बचेगी धारा 10 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना गुना हुआ, 10 गुना, वोल्टेज 10 गुना बढ़ा, धारा कितनी गुनी घट गई, 10 गुनी, वोल्टेज 10 गुना बढ़ा तो धारा 10 गुनी क्या हो गई, पहले 100 एम्पियर आ रही थी अब 10 एम्पियर आ रही, तो 10 गुनी घट गई नहीं। और ये वोल्टेज पहले 100 वोल्ट था, 1000 वोल्ट किया हमने, यानी 10 गुना बढ़ाया, तो धारा धारा में जितना बढ़ोतरी होगी, जिस अनुपात में धारा बढ़ेगी उसी अनुपात में वोल्टेज घट जाएगा, या जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा घट जाएगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा उसी अनुपात में क्या हो जाएगी, ये ध्यान रखना, घटेगी तो जरूर, लेकिन किस अनुपात में घटेगी, उसी अनुपात में घटेगी जिसमें वोल्टेज बढ़ेगा, उसी अनुपात में घट जाती है, एंड वाइस वर्सा। एंड आप लिख सकते हैं वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ठीक इसका उल्टा भी सत्य है, जो हमने यहाँ पे बोला हुआ है इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत क्या हुआ कि अगर धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज उसी अनुपात में घट जाएगा, तो उसको हम सिर्फ सिंपली वाइस वर्सा लिख देते हैं, पूरी थ्योरी लाइन लिख के, पूरी लाइन में लिख के सिर्फ आप लिखोगे वाइस वर्सा, तो इतने में काम चल जाएगा। तो ये है भाई तुम्हारा ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, और न्यूमेरिकल पोर्शन उसका क्या है, वोल्टेज किस अनुपात में बढ़ेगा, धारा किस अनुपात में चेंज होगी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, ये ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर, अगर आप सिंपली बोलो तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करती है। किसके सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, म्यूचुअल, अब इससे पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि इसको बोलते हैं भाई अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, वोल्टेज को चेंज करती है, किसी भी परिपथ में वोल्टेज को क्या करती है, अगर जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो चाहे ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को घटाता है वो अब चाहे ट्रांसफार्मर। उनकी बनावट मैंने बता दी, किसमें तारों की फेरे ज़्यादा होंगी, किसमें तार पतला होगा, किसमें तार मोटा होगा, किस कुंडली में। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि मोटे तार वाली कुंडली जो है पहली होगी कम फेरों की, और दूसरे वाले अधिक तार वाली, अधिक फेरों वाली और पतले तार की कुंडली द्वितीयक होगी, और ठीक इसका उल्टा होगा अपचाई में। सही बात समझ, तो ये ट्रांसफार्मर है भाई। आज के लिए बहुत है इतना।